गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 9th की रसायन विज्ञान का एक नया चैप्टर लेके आपके सामने आए हुए हैं और इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर की और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो लास्ट वीडियो में लगभग आप लोगों को बता दिया गया है, फिर भी हम इसे देखेंगे। अणु परमाणु ये सब क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो 9th क्लास के बच्चे जो लोग भी नहीं जुड़े हुए हैं वो सभी चैनल से जुड़ें और अपने अपने नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के बाद, क्योंकि जब भी विद्यालय लगेंगे आपसे नोट्स कलेक्ट किए जाएंगे, मांगे जाएंगे, इसलिए सभी बच्चे नोट्स को बनाते रहें। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं चैप्टर फर्स्ट 9th क्लास से। और इस फर्स्ट लेसन में हम लोग पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ। और इस चैप्टर में हम लोग बेसिक कई चीज़ें जानने वाले हैं। जैसे बात करें, थोड़ा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। तो वायु, जल, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, चीनी, रेत, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सभी क्या होते हैं? ये पदार्थ होते हैं। और पदार्थ क्या होते हैं पहले जानें। पदार्थ वे पदार्थ उन्हें कहते हैं जो स्थान घेरते हैं और जिनमें कोई ना कोई द्रव्यमान होता है, वे सभी पदार्थ कहलाते हैं। अब पदार्थ के गुण कितने होते हैं? किसी भी पदार्थ के दो गुण होते हैं। एक गुण होता है भौतिक गुण और एक होता है रासायनिक गुण। भौतिक गुणों के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे कि ऐसे गुण जिन्हें हम मेजर कर सके, जिन्हें हम देख सकते हैं, वे सभी गुण भौतिक गुण कहलाते हैं। अब कौन कौन से गुण भौतिक गुण होंगे? जैसे कि लास्ट वीडियो में भी हमने एग्जाम्पल लिया था कि अगर हम चॉक का एक पीस लेते हैं और इस चॉक के पीस को देखते हैं, मान लीजिए चॉक का पीस आपके सामने है। अब इस चॉक के पीस के गुणों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस चॉक का पीस जो है, चॉक भी एक प्रकार का क्या है? पदार्थ। तो पदार्थ के कितने गुण हमने बताए? दो होते हैं। एक भौतिक गुण होता है, दूसरा रासायनिक गुण होता है। अब बात करते हैं भौतिक गुण। आपको ये चॉक कैसी दिख रही है? कलर, गंध, स्वाद, विलेयता, गलनांक, क्वथनांक, ये सारी बिंदु जो हैं वो कैसे होते हैं? इसके भौतिक गुण। जैसे हम इसकी बात करें तो इसका कलर कैसा है? वाइट है, क्रिस्टलीय है, रॉड शेप है, सूंघने पर नो ऑर्डरलेस, यानी कोई भी ऑर्डर नहीं है, ऑर्डरलेस है। टेस्ट करेंगे, नो टेस्ट। देन डिज़ोल्व इन वाटर, कहेंगे पार्शली डिज़ोल्व इन वाटर, मतलब पानी में धीरे धीरे घुलता है। और डिज़ोल्व इन एसिड, कि एसिड में डालने पर यह पूर्णतः विलय हो जाता है। तो ये सारी क्वालिटीज़ कहलाती हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, किसी भी पदार्थ की फिजिकल प्रॉपर्टी। अब पदार्थ क्या होता है तो आप जानते हैं, ये चॉक है, एक पदार्थ है। अब पदार्थ के गुण क्या होंगे? तो पहले हमने कहा तो ये स्थान घेरता, कहीं रखोगे तो कोई ना कोई ये स्थान को कवर करेगा। कुछ ना कुछ इसका द्रव्यमान होना चाहिए, तो अगर इसको वेट करेंगे तो कुछ ना कुछ इसका वेट होगा। दैट मीन्स ये एक प्रकार का पदार्थ है। अब बात करते हैं रासायनिक गुणों पर। तो रासायनिक गुणों पर, जैसे हम ये चॉक का पीस है और जैसे ही हम इसे अम्ल में डालेंगे तो ये क्या करता है? अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और अम्ल के साथ अभिक्रिया करके ये जो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। अब क्या हुआ अम्ल में डालने पर? ये तो हम मेजर नहीं कर पाए, हम देख नहीं पाए। तो जब देख नहीं पाते हैं और क्रिया होती है और उसके फलस्वरूप एक परिणाम प्राप्त होता है, तो पदार्थ के इस गुण को रासायनिक गुण कहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। अगला जो है परिचय के बाद पदार्थों के कण जो है, पदार्थ कैसे बने होते हैं पहले ये जानें। जैसे हम यहाँ पर यह बात कर लें, यदि हम अपने चारों ओर देखते हैं तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं जिनकी कोई आकृति, आकार या बनावट होगी और जो भी एक दूसरे से अलग होती है
और यही बनावट आकार के अलगाव के कारण हम इन्हें डिफरेंट नामों से पुकारते हैं। तो दैनिक जीवन में जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, श्वास लेते हैं, ठीक है ना, कपड़े पहनते हैं, सारी कुर्सी मेज इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी प्रकार हम बात करें कि हमारा जो शरीर है या पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीवित प्राणी हैं, जीवित प्राणियों का जो जन्म हुआ वो पंच तत्वों के द्वारा हुआ। और वो पंच तत्व कौन से हैं? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। इन सभी से मिल करके जो है हमारी शरीर का निर्माण हुआ है, अर्थात पदार्थ से मिलकर हमारे बॉडी का निर्माण हुआ है। अब बात करते हैं कि पदार्थ बता रहे हैं कणों से मिलकर, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यानी पदार्थ से भी सूक्ष्म कण होते हैं जो आपस में मिलते हैं और पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे हमारे चारों प्रत्येक पदार्थ द्रव्य क्या होता है बताया हुआ है। द्रव्य का मतलब होता है ठोस। द्रव्य को 3 भागों में बांटा गया, ठोस, द्रव्य और गैस। तो हमारा शरीर सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। हमारी जैसे कुर्सी, मेज, किताब आदि सभी सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हुई हैं, क्योंकि ये सभी क्या हैं बेटा? ये सभी पदार्थ हैं। बात करते हैं अगली बात पर। तो अगला कह रहा है इसमें कि जैसे बात करें एक बूंद जल है, तो एक बूंद जल जो है लगभग 1 × 10⁻21 कण के जल के कणों से मिलकर बना हुआ होता है। मतलब एक बूंद अगर जल लेते हैं तो आपको पता है एक बूंद जल है। एक्चुअल में वाटर के कितने मॉलिक्यूल लगे हुए हैं? 1 × 10⁻21, यानी इतने मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं जिनके कारण पदार्थ का निर्माण, उस एक बूंद जल का निर्माण हुआ है। तो पदार्थ को बनाने वाले जो सूक्ष्म कण होते हैं, जिन्हें हम कैसे देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देख सकते हैं। तो इन्हें कहते हैं, सूक्ष्म कणों को परमाणु या अणु कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? परमाणु या अणु कहते हैं। अब बात करते हैं कि कुछ जल के विषय में बात करते हैं कि जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता सूक्ष्म कणों के, यानी क्यों? अगर ठोस, द्रव और गैस तीनों के विषय में बात करें तो सभी पदार्थ हैं, और पदार्थ किससे मिलकर बने हुए हैं? सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हुए हैं। और इन सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तो तत्वों से मिलकर जो है पदार्थों का निर्माण होता है। अगर हम बात करें ठोस, द्रव और गैस के बारे में, तो ठोस के जो अणु होते हैं वो पास होते हैं, जबकि जो द्रव होते हैं ठोस की अपेक्षा कुछ दूर होते हैं, और गैस में अत्यधिक दूर होते हैं एक दूसरे से। तो ऐसे पदार्थों के अरेंजमेंट के आधार पर इन्हें ठोस, द्रव, गैसों में भी बांट सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। बोला गया पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है। जैसे यहाँ पर 100 ग्राम पानी ले लिया और 100 ग्राम जल है, तो इसमें ये एक्सपेरिमेंट द्वारा देखा गया क्या पदार्थों के बीच भी जगह पाई जाती है, अणुओं के बीच? तो यह आंसर है यस, पाया जाता है। अब क्या किया, इसमें 50 ग्राम नमक डाल दिया। जब 50 ग्राम नमक डाल लिया और इसको हिलाते हैं, ठीक है ना, और फिर उसके बाद में यहाँ छोड़ देते हैं, तो ये विलयन कैसा हुआ? लवण विलयन हुआ। यानी पूरा 50 ग्राम नमक इनके बीच में घुल जाता है और घुलने के बाद लवण का सॉल्यूशन बनाता है। इससे मतलब कुछ समझ में आया कि जो ये लवण है, मतलब नमक का विलयन, नमक डाल रहे हो, वो अणुओं के बीच में कहीं ना कहीं स्पेस है, और उसी स्पेस में ये जो है नमक का जो भी मॉलिक्यूल है वो बीच में ही रह जाता है, अर्थात ये घुली हुई अवस्था में आपको दिखाई देता है। दूसरी, पहला क्वालिटी समझ में आई कि पदार्थों के कणों के बीच क्या पाया जाता है? स्थान पाया जाता है, ठीक है। दूसरी क्वालिटी है पदार्थ के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं, यानी बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो जैसे ये एक्सपेरिमेंट दिया गया है, एक जो है बीकर लेते हैं A, और इस बीकर में पोटेशियम केवल 4
क्या होता है, KMnO4 भरा हुआ होता है जो कि बैंगनी रंग का होता है, ठीक है ना। दूसरे बीकर में KMnO4 दिया है, इसमें पानी मिला दिया तो हल्का हो जाएगा कलर, फिर उसके बाद में और पानी मिला दिया तो ये बहुत हल्का हो जाएगा। अर्थात क्या है इस पूरे कि पदार्थ के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं और किसी माध्यम के द्वारा ये क्या होते हैं, घुलते रहते हैं, उनके अंतरा अणुक स्थानों के बीच में घुले होते हैं। जैसे यहाँ पर एक्सपेरिमेंट को देखो, एक बीकर में KMnO4 के कुछ क्रिस्टल 100 ml ग्राम जल में घोले गए। देखो कुछ क्रिस्टल घोल लिए गए, तो चूँकि ये होता है ठोस अवस्था, कलर जैसे नहीं होता उसी तरीके का होता है क्रिस्टलेज। तो इसको कहाँ घोल लिया गया, पानी में। घोलने के बाद अब कैसा हो गया, कलर कैसा हुआ, गहरा बैंगनी, क्योंकि यहाँ पर पानी की मात्रा कम है। अब क्या करते हैं, इस विलयन में से 10 ml विलयन अलग बीकर में लेते हैं। कितना ml, 10 ml। अब इसमें 90 ml जल मिलाकर विलयन का कुल आयतन 100 ml करते हैं। मतलब इसमें जो आपको ये प्राप्त हुआ, इससे 10 ml लेते हैं इसमें, और इसमें 10 ml लेने के बाद लगभग 90 ml क्या मिला देते हैं, पानी। जब 90 ml पानी मिला देंगे तो ये पूरा 100 ml हो गया। तो अब इसलिए बात है कि ये गहरा है, पानी की मात्रा अधिक होगी तो ये हल्का हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब जल के मालिक्यूल इन मालिक्यूल्स के अंतरा अणुक स्थानों के बीच में आ जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ, उपयुक्त विलयन में से 10 ml विलयन अन्य बीकर में लेते हैं, दूसरे इससे निकाल करके अगले में लेते हैं। तो अगले में लेंगे वही कंडीशन होगी, और हल्का हो जाएगा। फिर 10 ml निकालेंगे, फिर अगले में लेंगे और हल्का होगा। तो पूरे उससे कंडीशन ये इसका हुआ क्या है, क्योंकि तब तक रंगीन होता रहेगा जब तक इसमें KMnO4 के मालिक्यूल होंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जो KMnO4 का मालिक्यूल होता है वो अनेक सूक्ष्म कणों द्वारा मिलकर बना होता है, जिनका आकार बहुत छोटा होता है, और इसके कण कैसे होते हैं, बैंगनी कलर के होते हैं। तो जब तक इसके कण विलयन में रहेंगे तब तक इसका कलर होता रहेगा। अब डिपेंड करता है कि कितना जो है, कितनी मात्रा में ये अगले बीकर में जा रहे हैं। तो लगातार ये रंगीन पानी आपको दिखता रहेगा, अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन प्राप्त होगा, और लगातार इसका कॉन्सेंट्रेशन डाउन होता रहेगा और एक कलर में फेडनेस होना प्रारंभ हो जाएगा। अगली बात करते हैं अगली क्वालिटी के बारे में। कहता है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण होते हैं, लगातार गति करते रहते हैं। तो इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो इसके लिए दो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, दो कॉन्सेप्ट समझिए। पहले बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोग ले लीजिए। एग्जाम्पल क्या है, दो शब्दों से आप परिचित हो जाइए। एक होता है विसरण और दूसरा होता है परासरण। क्योंकि इस पूरी दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो दो प्राकृतिक नियमों पर जो है चलती हैं। पहला नियम है विसरण और दूसरा नियम है परासरण। तो विसरण के बारे में हम आपको एक बेसिक एग्जाम्पल देते हैं, और इस एग्जाम्पल के बाद चूँकि आप लोग इसको यूज़ करते हैं। अब ऐसी कंडीशन में जैसे कि हम कहीं पर तैयार होके कहीं पार्टी में जा रहे हैं, तो आप लोग क्या करते हो, सामान्यतः जब पार्टी में जाते हो तो कहीं ना कहीं परफ्यूम या कुछ ऐसे इत्र का प्रयोग करते हैं। तो जब इत्र या परफ्यूम का प्रयोग करते हैं तो आप मान के चलो कि ये मार्कर है, इसको मान लीजिए एक परफ्यूम की बोतल है, शीशी है। तो परफ्यूम का एक कंटेनर है जिसमें परफ्यूम भरा हुआ है, और बाहर वायुमंडल है, और वायुमंडल में परफ्यूम की मात्रा कम है। और जैसे ही इसको स्प्रे करेंगे तो स्प्रे करने पर क्या होता है, ये धीरे धीरे जिस स्थान पर आप स्प्रे कर रहे हो या आप स्प्रे करने के बाद उस स्थान से गुजरते हो तो वहाँ क्या पाते हो, वहाँ यह पाते हो कि परफ्यूम का जो गंध होती है वो लगातार फैलती रहती है। अर्थात अगर हम इस रूम में हैं और रूम में स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करने पर धीरे धीरे परफ्यूम की मात्रा क्या होती है, पूरे उसमें फैलना शुरू होती है। बेटा तब तक ये परफ्यूम फैलता रहता है जब तक इसकी सांद्रता इस वायुमंडल में उपस्थित जो भी गैस है इसमें बराबर बराबर कणों में ना विभाजित हो जाए, यानी बराबर कणों में ना बट जाए,
तब तक ये कैसी होती रहती है, लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करती रहती है, गमन करती रहती है। और इसका अगर एग्जाम्पल के तरीके में आपको समझ में आ गया हो तो और कुछ बात कर लेते हैं। ये हुआ विसरण, अर्थात विसरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है कि आप विसरण के लिए कहें नहीं तुम उधर जाना है तो कोई हवा मार रहे हैं या धक्का मार रहे हैं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो कंडीशन समझ में आ रहा है कि विसरण के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और विसरण क्रिया स्वतः होती रहती है। एक एग्जाम्पल और लेना चाहेंगे, जैसे कोई जीव या मान लीजिए एक कुत्ते की मृत्यु हो जाती है और कुत्ते को लोग क्या करते हैं, सबसे बुरी जो समाज की स्थिति है वो ये है कि कुत्ते को कहीं जंगल में ना छोड़ करके कहीं ऐसे एकांत स्थान पे ना डाल करके उसको रोड के किनारे डाल देते हैं। तो जब आप रोड के किनारे से गुजरोगे तो क्या स्थिति होगी, आप जैसे ही रोड के किनारे से गुजरोगे तो आप जैसे ही उसकी गंध आपके नाक में पड़ेगी, नाक मुंह सिकोड़ते हुए, कपड़ा लगाते हुए किसी स्थिति में बचा के आप लोग क्या करेंगे, निकलने का प्रयास करेंगे। कुछ दिनों बाद जाते हैं, यानी 8-10 दिन बाद जाते हैं, तो उसी रास्ते पर वहीं पर आप देखते हैं सामान्य स्थिति में आप जा रहे हो, आपको गंध नहीं लगेगी। कारण क्या, क्या प्रकृति ने इस गंध को ख़त्म कर दिया, अपने आप ख़त्म हो गई? तो कोई भी कार्य अपने आप होता ही नहीं। होता क्या है, जैसे वहाँ पर जो है डेड अवस्था में कोई जीव पड़ा है और जीव पड़ा है तो उससे क्या निकल रही है, उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, उसका अपघटन हो रहा है। और अपघटन की स्थिति में वो क्या होगा, धीरे धीरे वो क्षरण की स्थिति में आएगा और धीरे धीरे बैक्टीरिया के द्वारा वो ख़त्म किया जाने लगेगा। और ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा बेटा, ऐसी स्थिति में उससे जो है दुर्गंध उत्पन्न होती है। अब दुर्गंध क्या होता है, मान लीजिए इत्र के एग्जाम्पल को लीजिए, ये आपके सामने परफ्यूम की शीशी है, बोतल है, ठीक है ना। वैसे ही वो जीव जो डेड बॉडी उसकी पड़ी हुई है वो एक प्रकार का गंध का केंद्र है, मतलब वहाँ पर दुर्गंध जो आ रही है उस दुर्गंध का केंद्र है। तो लगातार दुर्गंध वातावरण में तब तक फैलती रहेगी, तब तक फैलती रहेगी जब तक वह दुर्गंध पूरे वायुमंडल में समान ना हो जाए, तब तक वह कणों के बीच में गमन करती रहती है। तो ये एग्जाम्पल हुआ किसका, विसरण का महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हुआ। तो विसरण की परिभाषा क्या हुई, विसरण का अर्थ होता है जब कोई पदार्थ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करता है तो उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं विसरण। सेकंड कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं परासरण। तो विसरण का उल्टा जो होता है वो परासरण होता है, अर्थात क्या जाने। अब जैसे माता जी क्या करती हैं, एग्जाम्पल के द्वारा ही आप लोग समझिए कि इसको बेटर समझने का तरीका एग्जाम्पल है, और ये सब हमारे चारों तरफ होता है। जैसे आपने विसरण में देखा कि वायुमंडल में तब तक कोई पदार्थ, यानी वायुमंडल में सभी गैसें समान रूप से रहती हैं, क्योंकि तब तक ये गमन करती रहती हैं जब तक पूरे वायुमंडल में उसकी सांद्रता या उसके कण बराबर बराबर ना फैल जाएं, इसलिए गमन करते रहते हैं। अब एक एग्जाम्पल देख लीजिए, आपकी माता जी क्या करती हैं, सोचती हैं हमारा बेटा दुबला है, उसकी सेवा करना चाहिए, बड़ा होगा, ठीक है ना, पढ़ेगा, अच्छा बुद्धिमान बनेगा। तो माता जी क्या करती हैं, दूध में कुछ मेवा डाल देती हैं, आपको खिलाने या पिलाने के लिए क्या करती हैं, दूध में मेवा डाल देती हैं। मान लीजिए दूध में मुनक्का, छुहारा इत्यादि चीज़ें डाली गई। अब डाली गई तो देखते हैं कि मुनक्का या छुहारा धीरे धीरे फूल करके बड़ा हो जाता है। क्या आपने इस पर गौर किया, आखिर ये क्यों होता है? छोला डाला जाता है, छोला, चना इत्यादि पानी में डाल दिया जाता है, तो पानी में डालने पर छोला या चना उसके आकार में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है और नरम हो जाता है, ठीक है ना। कभी आपने गौर किया इस बारे में, ऐसा क्यों होता है? तो मेरे बच्चों, विज्ञान का अर्थ होता है हमारे चारों ओर की घटनाओं को मेजर करना, उन्हें देखना और कैसे होती हैं, इसी का अध्ययन ही तो साइंस है। हम आपको बताते हैं। देखिए, मुनक्का जब
डाला जाता है, किस में डालेंगे? दूध में डालेंगे। तो दूध में जल की मात्रा अधिक होती है। अब मुनक्का किससे मिलकर बना होता है? मुनक्का बना होता है अंगूर से। तो अंगूर क्या होता है? अंगूर जब आप खरीदते नहीं हो, वो व्यर्थ हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे सुखा लिया जाता है और सुखाने के बाद में फिर मार्केट में रीसेल कर दिया जाता है। अर्थात समझ में आया? तो अगर हम बात करें कि मुनक्के में जो गाढ़ापन होगा, जो गाढ़ापन होता है जिसके कारण मीठापन लगता है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि जो उसमें ग्लूकोज कंटेंट मालिक्यूल होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, अर्थात पानी के मालिक्यूल उड़ जाते हैं और अधिक मात्रा में ग्लूकोज या फ्रक्टोज जो भी है, कार्बोहाइड्रेट जो भी है, उसमें संग्रहित रहते हैं। और संग्रहित रहने पर आप कंडीशन समझिए, पानी है और पानी में क्या डाला गया या दूध में क्या डाला गया? मुनक्का। तो मुनक्के में देखेंगे किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा है? मुनक्के में ग्लूकोज कंटेंट की मात्रा ज़्यादा है और पानी में ग्लूकोज कंटेंट की मात्रा ना के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ये उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट, कि ये हमेशा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर मूव करते हैं। कहाँ मूव करते हैं? कम से अधिक। अभी आपने विसरण में पढ़ा था, अधिक से कम की ओर मूव करते हैं। बट इन दिस कंडीशन मूवमेंट कैसा हो रहा है? जल का मूवमेंट किसके अंदर हो रहा है? मुनक्के के अंदर। और मुनक्के का जो अंदर का, बाहर का जो छिलका होता है, वो छिलका कार्य करता है एक माध्यम का। और यह माध्यम क्या है? यह अधिक सांद्रता वाले पदार्थ को कम सांद्रता में आने नहीं देता है, इसे रोकता है और कम सांद्रता को जाने की अनुमति देता है। और इसको हम कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। शॉर्ट में कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्थात SPM। ये क्या करता है? ये एक माध्यम का कार्य करता है। और जबकि विसरण में किसी माध्यम की आवश्यकता बेटा नहीं होती, वो स्वतः क्रिया होती है। अब इसमें देखिए स्वतः क्रिया तो नहीं हो रही है, ये क्रिया कैसी हो रही है? किसी माध्यम के द्वारा। और वो माध्यम होता है उसका छिलका। तो छिलके के द्वारा कम सांद्रता की जो है पदार्थ अधिक सांद्रता में जाता है और लगातार जाते 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 एक कंडीशन होगी, अगर आप उसको नहीं निकालते हो तो फूट जाता है। और ये ब्रह्मांड का, इस पूरी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। और इसी के द्वारा हम सभी लोग, हम जितने भी जीव जंतु हैं, सभी में पोषण हो या किसी भी मामले की बात करो या शरीर में अंतःक्रियाएँ होती हैं, तो ये सारी अंतःक्रियाएँ जो होती हैं उनके द्वारा पदार्थ का गमन इसी माध्यम से होता है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल अपनी बॉडी के बारे में जान लें, शरीर के बारे में जानें, तो हम लोग विसरण क्रिया को समझें। हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं, ऐसे सांस लिया, अब यहाँ लंग्स में हो गया, यहाँ तक, यहाँ से नाक से होकर के गैसें कहाँ चली गई? फेफड़े के अंदर। अब फेफड़े में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है और जो ब्लड होता है, जो अशुद्ध रुधिर को धोता है, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? शिरा। तो शिराओं में जो रुधिर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है और जो हम श्वसन क्रिया करते हैं इसके द्वारा ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। अब फेफड़े एक ऐसा माध्यम होते हैं जो गैसों को आदान प्रदान यानी इंटरचेंजिंग कराते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? मान लीजिए इधर रुधिर की केशिका है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, अधिक है, और ये फेफड़ा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है। कंडीशन क्या होगी कि यहाँ पर अधिक सांद्रता से गैस कहाँ आएगी? कम सांद्रता में। अर्थात जो शिराएँ होती हैं, शिराओं से ब्लड किस में आता है? फेफड़ों के अंदर। और फेफड़ों से ऑक्सीजन किस में जाता है? शिराओं के अंदर, यानी ब्लड के अंदर जाएगा। तो ये कंडीशन होती है, गैसीय विनिमय हमारी बॉडी में इसी तरीके से होता है। तो आगे देखते हैं कि पराशरण क्रिया कितने प्रकार की होती है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे चाशनी बनाई गई और उस चाशनी में अंगूर के दानों को डाल दिया गया। कंडीशन क्या होगी? जैसे अंगूर के दाने डालेंगे, दो ढाई घंटे या 1.5 घंटे के बाद देखेंगे कि अंगूर के दाने भी पिचकना शुरू हो जाते हैं। अब कंडीशन क्या हुई बेटा? अभी तो आप देख रहे थे अंगूर फूल रहा था और अब क्या हुआ? अब पिचक रहा है।
कंडीशन क्या है, क्योंकि जो अंगूर का जो है पीस, उस अंगूर में देखते होंगे जल की मात्रा है और मीठापन भी लगता है, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज कह सकते हैं उसमें है। चाशनी में देखें तो चाशनी में क्या है, चाशनी में अधिक गाढ़ापन है और अंगूर के दाने के अंदर कम गाढ़ापन है। तो अभी नियम क्या है, हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पदार्थ का मूवमेंट होता है। किस में पढ़े थे, अधिक से कम, विसरण में। परासरण में क्या पढ़ा, कम से अधिक की ओर। अब देखें अंगूर का जो दाना है उसमें एक सांद्रता कम है अपेक्षाकृत चाशनी के। अब तो कम से कहाँ जाएगा, अधिक की ओर। तो कम इसमें है, अधिक चाशनी में है, तो लगातार इसका जो द्रव होता है वो लगातार किस में आता रहेगा, चाशनी के अंदर, और अंगूर कैसा हो जाएगा, पिचक जाएगा। कंडीशन समझ में आ रहा। तो इस प्रकार परासरण क्रिया पढ़ी आपने। तो परासरण क्रिया दो प्रकार की होती है, एक अंतःपरासरण होता है, एक बहिर्परासरण होता है। अंतःपरासरण के द्वारा जल अंदर प्रवेश करता है और बहिर्परासरण के द्वारा जल अंदर से बाहर की तरफ आता है। हमने बात किया था परासरण का उपयोग क्या है, तो ये पूरी सृष्टि का संचालन परासरण की क्रिया के द्वारा होता है। जैसे पेड़ पौधे जड़ों से क्या अवशोषित करते हैं, जल लगातार अवशोषित करते रहते हैं और प्लांट ग्रोथ करता रहता है। तो जल लगातार अवशोषित कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जल जो है जल लगातार आ रहा है जड़ों के द्वारा पत्तियों तक। तो जड़ में जो सांद्रता है पदार्थों की वो अधिक होती है, और जो पानी है जमीन का उसमें कैसा है, भूमिगत जल जो है, जो हम लोग पानी डालते हैं जमीन के अंदर से पौधे लेते हैं, उसमें मिनरल्स या पदार्थों की मात्रा या सांद्रता कम है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, लगातार जल कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर मूव करेगा, अर्थात भूमि से जल लगातार जड़ों में आएगा, क्योंकि जड़ में जो पदार्थ कोशिकाओं में है उसमें सांद्रता भूमिगत जल की अपेक्षा अधिक होती है। तो लगातार जल कहाँ आता है, जड़ों में। और जो एक कोशिका में आया अगली कोशिका में सांद्रता अधिक, अब पानी अगले में जाएगा, अगले में जाएगा, अगले में जाएगा। इस तरीके से पानी जो है लगातार कहाँ जाता है, जड़ों से पत्तियों तक जाता है। ये क्रिया हुई विसरण और परासरण की। आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसके बाद आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एग्जाम्पल नहीं दिया जाता तो चीज़ें आपकी समझ में नहीं आती। चलिए, ये सारी जितना भी कॉन्सेप्ट है ये विसरण और परासरण का, वो हमने आपको समझा दिया। जैसे ये देखें, विसरण का एग्जाम्पल इसमें, रसोई घर में खाना बनाते समय खाने की खुशबू दूर तक फैलती है। वही आ गई, परफ्यूम की खुशबू दूर तक फैलती है। आ रहा बेटा, ये गैसों में विसरण हो गया। क्लियर। अगरबत्ती जलाते हैं, परफ्यूम होता है, इत्र, ये सब चारों तरफ फैलता है, क्योंकि इसके कण निरंतर क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। अब बात करते हैं द्रवों का विसरण। अब द्रवों का विसरण बहुत धीमी गति से होता है, गैसों का विसरण सबसे अधिक गति से होता है। ठीक है ना। तो अब गैसों का जो द्रव का विसरण होगा, जैसे आप क्या करते हो, कभी आप होली वगैरह में देखते होंगे रंग घोलते हैं, तो रंग घोलते हैं तो क्या करते हैं, पानी में कहीं एक बूंद या दो बूंद रंग डाल दीजिए या नील डाल दीजिए, तो देखते होंगे धीरे धीरे उसके मॉलिक्यूल पूरे उसमें फैलना प्रारंभ कर देते हैं। इसका मतलब समझ गए कि द्रवों में जो विसरण क्रिया है वो गैस की अपेक्षाकृत मंद होती है और ठोसों में बहुत मंद होती, कईयों साल लग जाते हैं। बोलो, समझ में आ रहा। अर्थात काफ़ी समय लग जाता है विसरण। तो विसरण की अगर गति की बारे में बात करो, सबसे ज़्यादा गैस का, फिर उससे कम द्रव का, फिर सबसे कम ठोस का। तो ये विसरण की क्रिया है। बोलो, आया। अब बात करते हैं विसरण की क्रिया को प्रभावित कौन कौन सी चीज़ें कर सकती हैं। तो पहला होता है भौतिक अवस्था, यानी फिजिकल स्टेट। तो पहले अभी बता चुके हैं, ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में सबसे ज़्यादा गैस में विसरण क्रिया होती है। अगर ठोस होगा तो विसरण की दर कम होगी, अगर द्रव होगा तो ठोस से ज़्यादा, परंतु गैस से
क्या होगी, बोलो बेटा, गैस से कम होगी। अब बात करते हैं आकर्षण बल, कि पदार्थ एक साथ रहते हैं, जैसे पानी एक साथ ग्लास में भरा हुआ है, तो क्या होता है, कणों के बीच में एक विशेष प्रकार का आकर्षण बल होता है और इन आकर्षण बलों के द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं। ठोस जो होते हैं उनमें जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में आकर्षण बल अन्य द्रव और गैस की अपेक्षाकृत सबसे अधिक होता है। इसलिए देखते हो ठोस आपको कैसे नज़र आते हैं, बिल्कुल हार्ड नज़र आते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ठोस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ठोस के मॉलिक्यूल में क्या होता है, उनमें विसरण दर कम होती है। ताप की बात करें तो विसरण की दर जो है तापमान के बढ़ने पर बढ़ती है, यानी अगर गर्मी ज़्यादा हुई या वायुमंडल का तापमान अधिक है तो विसरण क्रिया अधिक होगी, अगर वायुमंडल में तापमान कम है तो विसरण की क्रिया क्या होगी, मंद होगी। ठीक है। आकर्षण के बारे में बात कर रहे थे, तो ठोस में सबसे आकर्षण अधिक होता है अपेक्षाकृत द्रव्य में, और द्रव्य में गैस की अपेक्षाकृत अधिक आकर्षण बल होता है, अर्थात इनके अणु बहुत ही पास पास होते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं मालूम है आपको, कितनी होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। फिर आप बात करते हैं ठोस द्रव गैस के एग्जाम्पल के बारे में, तो आपको विधिवत मालूम है ठोस द्रव गैस कौन से होते हैं। ठोस द्रव गैस का मतलब होता है लकड़ी, पत्थर, चीनी इत्यादि क्या होते हैं, ठोस। पानी, पेट्रोल, दूध, मिट्टी का तेल, ये सभी कैसे होते हैं, द्रव। गैस में हवा, एलपीजी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जितने भी गैसें होती हैं वो सभी गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ठोस की जो है इसके बारे में जानें कि ठोस की विशेषताएं, तो पहली बात करते हैं आकृति। तो इनकी आकृति एक निश्चित होती है, आयतन भी निश्चित होता है। घनत्व क्या होता है, क्योंकि इनके बीच में स्थान कम होता है, अर्थात ठोस का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है द्रव और गैस की अपेक्षाकृत। अगला बात करते हैं संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है अगर इस पे दाब लगाया जाए, क्या लगाया जाए, दाब। तो दाब बढ़ाने की क्रिया को संपीड्यता कहते हैं। अगर ठोस में दाब लगाएंगे तो उसके आकार में कोई भी परिवर्तन खास नहीं होगा, जबकि द्रव और गैस में परिवर्तन होता है। प्रसार के बारे में बात करें तो ठोस के मॉलिक्यूल में प्रसार की क्षमता बहुत कम होती है अपेक्षाकृत द्रव और गैस के। बहने की प्रवृत्ति बिल्कुल ठोस में नहीं होती है। बलपूर्वक तोड़ा जा सकता है परंतु इनकी आकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। द्रव के बारे में बात करें, द्रव की आकृति कैसा होता है, जिस बर्तन में रखा जाता है वो उसी की आकृति में परिवर्तित हो जाता है। आयतन के बारे में बात करें तो द्रव के अणु के मध्य में कौन सा बल होता है, अंतराणु जो आकर्षण बल होता है वो जो होता है आपस में द्रव के अणुओं को आपस में बांधे रखता है और अंदर अपनी उनकी सीमा में ही गति कराता है, बाहर नहीं कराता है। घनत्व डेंसिटी सबसे ज़्यादा बता चुके, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तरलता, क्योंकि अंतराणु का स्थान ठोसों की अपेक्षा अधिक होने के कारण। ठीक है ना। इनके अणु क्या होते हैं, तरलता की स्थिति में होते हैं। संपीडिता, इनको दबाया जा सकता है परंतु कम दबाया जा सकता है गैस की अपेक्षा। गैस के बारे में वही बातें आ गई। आकृति कैसी होती है, इनकी कोई आकृति नहीं होती है, ये किसी भी तरीके से हो सकते हैं। आयतन क्या होता है, तो इनके मध्य बहुत ज़्यादा अंतराणु का स्थान होता है, तो इसके आधार पर इनके कोई आयतन नहीं होता। अगर बर्तन में भरा जाए तो उसी में टहलते रहते हैं, अर्थात इनका कोई आकृति नहीं होता। घनत्व के बारे में बात करो तो घनत्व इनका ठोस और द्रव की अपेक्षाकृत इसमें कम होता है। संपीड्यता, बिल्कुल इनको कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। ये बैलून है, इसमें हमने गैस को भरा, इसको क्या कर सकते हैं, दबा करके इसको इस तरीके से कर सकते हैं, यानी संपीड्य होता है। और जैसे एलपीजी सिलेंडर वगैरह क्या होता है, संपीड्य गैसीय अवस्था में होता है और संपीडन के द्वारा ये किस में बदल जाता है, लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। अब बात करते हैं प्रसार। तो सबसे ज़्यादा प्रसार किस में होता है, फैलाव किस में होता है, सबसे ज़्यादा फैलाव होता है गैसीय मॉलिक्यूल में। ठीक है ना। ठोस सब में सबसे कम प्रसार होता है। अब बात करते हैं ठोस तथा द्रव संपीडन, मतलब प्रेशर लगाना। ये देखो दिए हुए हैं, प्रेशर लगाना। एक ये सिरिंज लिया जिसमें नमक भर लिया, ये ठोस है।
एक में जल भर लिया, एक में वायु भर लिया, इसमें भी वायु भर लिया। आप दोनों तीनों चारों में मेजर करो, क्या इसमें पिस्टन को दबाने पर ये दबेगा? शायद आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि इसमें ठोस भरा हुआ है, द्रव है, इसमें दबाने पर थोड़ा सा दबेगा, थोड़ा सा दबेगा, ज़्यादा नहीं। हवा अगर भरी है तो हवा में काफ़ी हद तक दबा सकते हो, देखो यहाँ से यहाँ तक दबा सकें। और अगर हवा ये और कोई हवा भरी, हवा भरने का मतलब क्या होता है, ये मालिक्यूल पे डिपेंड करता है, इनके बीच स्पेस कितना। देखो इतना दबाया, फिर उसके बाद और प्रेशर दिया, और प्रेशर हो गया, मतलब अब इसके अणु बहुत पास हो गए, यहाँ पर उतने अणु पास नहीं थे। तो इन तीनों से चारों जो एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, इसमें यही बताया गया है कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। अब इसके बाद में दृढ़ता और तरलता, और यहाँ पर ठोस बात करते हैं, ठोस द्रव गैस के गुणों पर, इनको ज़रा मेजर कर लीजिए। ठोस द्रव गैस की बात करें तो इनकी आकृति तो अभी बताया है, इनकी आकृति क्या होती है, ठोस की आकृति निश्चित होती है, द्रव की आकृति क्या होती है, निश्चित नहीं होती है, इनका आकार कभी निश्चित नहीं होता, यानी दोनों का आकार निश्चित नहीं होता है। बात करते हैं आगे, तो अगली बात करते हैं, तो अगली आयतन। तो ठोस का आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है, इसका आयतन भी निश्चित होता है, परंतु गैसों का आयतन निश्चित नहीं होता है। बोलो समझ में आ रहा है बेटा?